નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રદીપસિંહ સ્કૂલ વતી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, પાઠ 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन. तो देखते हैं बाल दोस्तों, क्रांतिकारी शेखर का बचपन, जिनके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह. तो देखते हैं. आधुनिक हिंदी काव्यधारा में नई कविता, प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अग्नेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है. उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कषाय यानी कि कुशीनगर में हुआ. बचपन का 1911 से लेकर 1915 का समय लखनऊ में बिताया. बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे. उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की. क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा. उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया. कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया. अग्नेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं. विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है. उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है. उसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं. वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं. उन्हें आंगन के पार द्वार काव्यकृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया. कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया. बाल दोस्तों, ये ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो साहित्य के विषय में माना जाता या फिर दिया जाता सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है. ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हमारे कवि को मिला है. भग्नदंत, चिंता, इत्तलम, हरिगास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, अरिओ, करुणा, प्रभामयी उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं. उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया था. क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है. इस उपन्यास 1940 में लिखा गया था. बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन विचित्र है. शेखर का जीवन दर्शन स्वतंत्र की खोज लक्षित है. वह लील पर चलने वाले नहीं हैं. शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था. वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक था. अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती. बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है. संकलित है यानी कि दिया गया है. तो देखते हैं बाल दोस्तों. असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया. शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा. उसने विदेशी कपड़े उतार रख दिए. जो 2-4 मोटे देशी कपड़े उसके पास थे वह पहनने लगे. बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया था, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके. प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता. कभी दूर से जब बहुत से खड़ों के समवेत पुकार इस तक पहुंचती, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला, तब उसके प्राण पुलंकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता. क्या पुकार उठता? तो गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला.
उससे आगे वह जा नहीं सकता। घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। अब एक दिन क्या होता है देखिए बाल दोस्तों। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। फिर लैंप जाकर उन मिट्टी का तेल उड़ेला। तेल का पीला नौकर के पास रहता था, वह जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोल कर गाने लगा, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था, यानी कि तमाचा लगा दिया। शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा यानी कि नफरत। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते थे। वह भी कि वह शैशव यानी कि बचपन अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आई ईसाई थी, आई यानी कि आया, और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु उसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था। एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा देता रहता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हमें सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी उसकी माँ है। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, जिसमें द्रोणित समझता हूँ उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हो। उसने उसी दिन में बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यास को दूर करने लगा। आगे क्या होता है बाल दोस्तों देखते हैं। और अपने हिंदी गान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा, जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखने का आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र लेख की स्मृति यानी कि याद अभी ताजी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो जो कि त्यो हथियाली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता गांधी है और समृद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना, सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी शाही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जब जहाँ वह जाता, उसने मन में एक ध्वनि गूंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर।
और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर रेलवे स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसने तनिक और रौब में कहा, माय नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहां न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है। अंग्रेजी इतनी जानता नहीं, पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा। उत्तर कोई नहीं दिया। पिता के क्रूर स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते? शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वो लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। तो यहाँ पर बाल दोस्तों, जो हमारा पाठ है वो यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।